Good morning all of you. I hope all you are good at home. Now, what we have discussed in our last class, हमने हमारी लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस, जो बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस होती हैं उनका मेजरमेंट हम कैसे कर सकते हैं. हमने पढ़ा था पैरेलैक्स मेथड. पैरेलैक्स मेथड में हमने क्या देखा था कि किस तरह से हम डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं और क्या हम उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स की डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं. हमने सबसे पहले देखा था कि कैसे हमने एक डायमीटर निकाला किसी प्लैनेट का, फिर हमने देखा इको मेथड. इको मेथड क्या होता है. नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस. मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस. स्मॉल डिस्टेंसेस कितनी भी छोटी हो सकती हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे हमें कोई मॉलिक्यूलर साइज को मेजर करना हो. मॉलिक्यूलर साइज का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा सा एक, जैसे इस पॉइंट का ही हमें डायमेंशन मेजर करना है, जैसे इस पॉइंट की साइज ही हमें मेजर करनी है, इसकी थिकनेस हमें मेजर करनी है. तो वो कैसे मेजर करते हैं. तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर साइज को मेजर करते हैं. मॉलिक्यूलर साइज को मेजर करने के लिए कोई फिक्स मेथड नहीं है, बट कैसे इसको मेजर किया जाता है, एक सॉल्यूशन बनाते हैं. सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक सॉल्यूशन. कैसे बनाते हैं सॉल्यूशन को, हम 1 सेंटीमीटर क्यूब किसका, ऑलिक एसिड का, ऑलिक एसिड का हम मिक्स करते हैं किसमें, 500 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में. किसमें मिक्स किया हमने सॉल्यूशन को, ऑलिक एसिड के सॉल्यूशन किसमें मिक्स किया, 500 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में. तो जैसे ही हमने इसमें मिक्स किया तो मिक्स करने से क्या होगा, इनका एक फिल्म बन जाएगी. जैसे हमें पता है बबल की फिल्म बनती है, सोप होता है, सोप की एक झाग बन जाती है, एक फिल्म बन जाती है. उसी तरह इसकी भी क्या बन जाएगी, एक फिल्म. हमने क्या किया, ऑयलिक एसिड और अल्कोहल को मिक्स किया. कितना ऑयलिक एसिड लिया हमने, 1 सेंटीमीटर क्यूब, और कितना अल्कोहल लिया, 500 सेंटीमीटर क्यूब. अब एक वर्ड होता है केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि कौन सा सब्सटेंस किसके अंदर कितना मिक्स हो रहा है. तो ऑयलिक एसिड के हम कंसंट्रेशन की बात करें तो 1 पार्ट ऑयलिक एसिड का और कितने पार्ट अल्कोहल के हैं, 500 पार्ट्स. यानी 1 पार्ट अल्कोहल का किसके अंदर मिक्स हो रहा है, 500 पार्ट्स ऑफ अल्कोहल के अंदर. 1 पार्ट ऑयलिक एसिड का किसके अंदर मिक्स किया हमने, अल्कोहल के अंदर. अब जैसे ये हमने एक फिल्म बना ली. ये क्या बना ली, एक फिल्म जिसमें क्या क्या था, ऑयलिक एसिड और अल्कोहल. अब हमें क्या करना है कि जैसे ये कोई फिल्म है, हमें इसकी थिकनेस मेजर करनी है. इसी क्या मेजर करनी है, थिकनेस. जैसे पेपर की थिकनेस मेजर करनी है, तो पेपर की थिकनेस मेजर करना बहुत मुश्किल काम होता है. पेपर हुआ, पॉलीथीन हुआ, तो इनकी थिकनेसेस को मेजर करना बहुत मुश्किल काम होता है. उसके लिए हम ये मेथड अप्लाई करते हैं. कैसे अप्लाई करते हैं वो आप देखते हैं. इसकी थिकनेस हमें मेजर करनी है. हमने क्या मान लिया कि इसका एरिया कितना है, a, और जो थिकनेस हमें मेजर करनी है वो कितनी है, t है. वो थिकनेस कितनी है, t. एरिया a और थिकनेस t. अब हमने क्या किया, जो ऑयलिक एसिड है जिसका हमने सॉल्यूशन बना रखा है, हमने उसको इसके ऊपर स्प्रेड किया. यानी इसके ऊपर क्या किया, ड्रॉप किया. और किस तरह से ड्रॉप किया कि ऑयलिक एसिड इसके पूरे सरफेस को घेर ले. पूरे सरफेस को क्या कर ले, घेर ले, पूरे सरफेस के ऊपर स्प्रेड हो जाए. तो जैसे ही पूरे सरफेस पे स्प्रेड होगा और उसको हम कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे, कुछ टाइम के लिए क्या कर देंगे, उसको फ्री कर देंगे. तो फ्री करने से क्या होगा, जो इस एसिड के अंदर अल्कोहल है, जो इस एसिड के अंदर क्या है, अल्कोहल है, ये अल्कोहल क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा. और जैसे ही अल्कोहल इवेपोरेट हो जाएगा तो हम क्या निकाल लेंगे, कितना ऑयलिक एसिड इस पे बचा. तो हमने क्या माना कि एक ऑयलिक एसिड की बूंद का वॉल्यूम था V, और ऐसी हमने कितनी वॉल्यूम्स ली, N. कितने अल्कोहल के अंदर था ये, 500 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये हमने इसके ऊपर स्प्रेड किया. अल्कोहल तो क्या हो गया, उड़ गया. क्या पीछे रह गया, ऑयलिक एसिड. तो ऑयलिक एसिड जैसे पीछे रह गया तो ऑयलिक एसिड में हमने क्या किया, उसका वॉल्यूम निकाल लिया और उसका कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दिया N/500 से. अब क्या होगा कि जो ऑयलिक एसिड का वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा, इसके, क्योंकि हमने इक्वली इनको स्प्रेड किया. इक्वली क्या किया हमने, इसको स्प्रेड. जनरली एक्सपेरिमेंट किया जाता है डिश के ऊपर. डिश क्या होती है, एक तरह की प्लेट होती है बहुत पतली सी. हमने उसके ऊपर पहले पानी की, जिसके भी हमें थिकनेस मेजर करनी है, उसको स्प्रेड किया और उसके ऊपर ऑयलिक एसिड को स्प्रेड कर दिया. जब दोनों इक्वली स्प्रेड हो गए तो दोनों का वॉल्यूम हमने इक्वल कर दिया. तो A × T,
A इंटू टी, ये वॉल्यूम हो गया किसका, उस वाटर मॉलिक्यूल का जिसकी हमें थिकनेस मेजर करनी है। कैसे हुआ, प्लेट के ऊपर एरिया आ जाएगा और थिकनेस हमें निकालनी है। A इंटू टी इज इक्वल टू N इंटू बी अपॉन 500। तो एरिया जो उस प्लेट का एरिया है वो हमें पता है, हम थिकनेस यहाँ से निकाल लेंगे। दूसरा मेथड होता है इसका विद द हेल्प ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पढ़े थे 10th क्लास में। अल्फा पार्टिकल हमने पढ़ा था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में हमने पढ़ा था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। अल्फा पार्टिकल्स की हेल्प से भी हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियस। कैसे निकाल सकते हैं रेडियस या थिकनेस, वो आप देखते हैं। एक फॉर्मूला होता है डायरेक्टली R इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 ZE स्क्वायर बाय हाफ mv स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम डायरेक्टली रेडियस निकाल सकते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स की। R क्या है, रेडियस, 2 नंबर, Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, M मास, V वेलोसिटी। इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एक कंसेप्ट होता है एवोगैड्रोस नंबर को यूज करना। एवोगैड्रोस नंबर हमने पढ़ा था 9th क्लास में। कितना वैल्यू होता है इसका, ये वैल्यू फिक्स होता है n = 6.002 × 10⁻22 या 23। इससे हम एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। हम इसकी हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके भी अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। इस तरह से हम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, लार्ज डिस्टेंसेस और स्मॉल डिस्टेंसेस। स्मॉलर डिस्टेंसेस जनरली या तो थिकनेस होगी, या तो क्या होगी, थिकनेस कितनी मोटाई है, या फिर क्या होगी, रेडियस। जैसे हमें कोई एटम का रेडियस निकालना है, तो एटम का रेडियस होता क्या है बेसिकली, वैसे वो डिस्टेंस होता है किसके बीच में, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के बीच में। बट जो इसका ऑर्डर होता है वो कितना होता है, एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10 मीटर। न्यूक्लियस का साइज मेजर करना है तो न्यूक्लियस का साइज होता है अराउंड 10⁻15 मीटर। इतने छोटे छोटे डिस्टेंसेस भी हम मेजर कर सकते हैं। 1 फर्मी हम मेजर कर सकते हैं इनसे। फर्मी होता है 10⁻15 मीटर। ये सारे डिस्टेंसेस हम लोग मेजर कर सकते हैं इन सभी एप्लीकेशन से। ये एप्लीकेशंस हम लोग प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे 2 एक्सपेरिमेंट, एक वर्नियर कैलिपर और एक स्क्रू गेज। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, इन दोनों का हम प्रैक्टिकल देखेंगे। बट अभी इनके बारे में हम थोड़ा बहुत देख ले। जैसे अब हम एक सिंपल से स्केल की बात करते हैं। सिंपल सा स्केल क्या होता है, एक 15 सेंटीमीटर लेंथ का एक नॉर्मल स्केल होता है। उस स्केल में हम मैक्सिमम कितना डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, 15 सेंटीमीटर का। बट अगर उसी स्केल में हमसे पूछा जाए कि हम मिनिमम कितना डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, कम से कम कितना डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, तो कम से कम जो डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं उसे बोलते हैं लीस्ट काउंट। क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट। जैसे हमें पता है कि एक स्केल में 15 डिविजन्स होते हैं और उन 15 के अंदर हर 2 के अंदर 10 छोटे छोटे डिविजन्स होते हैं। कितने डिविजन्स होते हैं, 10। जो छोटे से छोटा डिस्टेंस हम एक नॉर्मल स्केल से मेजर कर सकते हैं वो क्या होता है, उसका लीस्ट काउंट। हमारे स्केल का लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.1 mm। कितना होता है, 0.1 mm। लीस्ट काउंट बहुत बार हमारे यूज आएगा। जनरली लीस्ट काउंट निकालते कैसे हैं, जैसे इन 2 ब्लॉक्स के बीच में कितनी लेंथ है, 1 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच में टोटल डिविजन्स कितने हैं, 10। तो 1/10 कितना हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी ये सेंटीमीटर ही आएगा। तो इस तरह से हम किसी भी डिवाइस की लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, कितना वो मिनिमम मेजर करते हैं 1 सेंटीमीटर, उसमें कितने डिविजन्स हैं उसे डिवाइड कर दो। तो कितना होता है लीस्ट काउंट, 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर एक लीस्ट काउंट है हमारे स्केल का। इसी तरह से 2 डिवाइसेस होती हैं, एक होता है वर्नियर कैलिपर और एक होता है स्क्रू गेज। एक क्या होता है, स्क्रू गेज। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज दोनों डिवाइसेस लेंथ को मेजर करने के लिए यूज होता है। अब जैसे मान लो कि 0.1 सेंटीमीटर से छोटा हमें मेजर करना है, तो वो हम मेजर कर सकते हैं किससे, वर्नियर कैलिपर से। वर्नियर कैलिपर हम जनरली यूज करते हैं इंटरनल या एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर करने के लिए। इंटरनल या एक्सटर्नल डायमीटर।
जैसे ये कैप है मेरे पास, तो इस कैप के अंदर का डायमीटर हमें मेजर करना है कि अंदर से इसकी थिकनेस कितनी है, और वो भी एक्यूरेटली। वो हम किसकी हेल्प से मेजर करते हैं? वर्नियर कैलिपर। और स्क्रू गेज से जनरली हम राउंड ऑब्जेक्ट्स का डायमीटर मेजर करते हैं, और वो भी इसी तरह वर्क करता है। उन दोनों का लीस्ट काउंट हमारे नॉर्मल स्केल से बहुत कम होता है, उससे हम 0.1 mm तक मेजर कर सकते हैं। यानी यहाँ पर हमारे पास लीस्ट काउंट था 1 mm, 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm। यहाँ का लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.1 mm। तो हम यहाँ तक उसके अंदर मेजर कर सकते हैं, इतना हम एक्यूरेटली उनसे मेजर कर सकते हैं। क्यों हम मेजरमेंट कर रहे हैं? ताकि हमारे रिजल्ट्स क्या आए, हमारे नेचर के साथ जो कोई इंटरेक्शन हो उसका रिजल्ट क्या है? करेक्ट है। जैसे वैक्सीन का ट्रायल क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें पहले पता चल सके कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है या नहीं, उसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, और अगर साइड इफेक्ट्स हैं तो हम उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम लोग वैक्सीन का ट्रायल कर रहे हैं। वरना क्या होता, आपको वैक्सीन चाहिए, मैंने वैक्सीन बना दी, आपने वैक्सीन लगा दी, अब बाद में जो भी हो वो आप जानो। तो इस तरह से किसी भी चीज़ को हम पहले टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद उसकी एक्यूरेसी को चेक करते हैं। इसीलिए एक्यूरेट रिजल्ट के लिए हम ये दोनों डिवाइसेस भी यूज़ करते हैं। जब भी हमारी ऑफलाइन क्लासेस होंगी, ये दोनों डिवाइसेस आपको दिखाऊंगा मैं, और उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे। अभी हमने देखा कि लेंथ को कैसे मेजर कर सकते हैं, ऐसे ही हम मास को मेजर कर सकते हैं। मास को मेजर करने के लिए जनरली या तो कार्बन से हम कंपेयर करते हैं। कार्बन के कौन से आइटम से? इससे, जिसका मास नंबर कितना है 12 और कितना उसका एटॉमिक नंबर है 6। इससे हम क्या करते हैं? इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद हम अलग अलग एलिमेंट्स का क्या निकाल सकते हैं? मास निकाल सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट के अंदर। किसके अंदर? एटॉमिक मास यूनिट के अंदर, कंपैरिजन करने के बाद। और जैसे इलेक्ट्रॉन का मास ये होता है 9.1 × 10⁻³ kg, बहुत कम होता है। प्रोटॉन का मास 1.67 × 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन का मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा। बट किसको हम एक बेस मानते हैं? कार्बन के एटम को, जिसका मास कितना होता है 12, जो हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी 9th के अंदर। मास को भी हम मेजर कर सकते हैं। अब जैसे एक सिंपल सी बात करते हैं, एक टन का मतलब होता है 1000 kgs। एक क्विंटल का मतलब होता है 100 kg। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। कितने ग्राम होते हैं? 1000। इन सब कैटेगरी से, इन सब मासेस की यूनिट से हम किसको कैलकुलेट कर सकते हैं? मास को। इसी तरह हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? टाइम को। टाइम हम लोगों ने कौन कौन सी यूनिट सुनी है? बेसिकली हमने यूनिट सुनी है वो कौन सी सुनी है? सेकेंड, आवर, मिनट, डे, मंथ, ईयर, लाइट ईयर, बहुत सारी यूनिट्स होती हैं टाइम को मेजर करने के भी। बट बेसिकली जो यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं वो तीन ही है, सेकेंड, आवर या मिनट। जैसे एक ईयर में कितने डेज होते हैं? 365.25 डेज होते हैं एक साल के अंदर। इसको भी हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। इसी तरह एक घंटे में कितने मिनट, सेकंड, ये सब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली ना। ये जो कैलकुलेशन है, इनकी जो मेजरमेंट है, ये सब थियोरेटिकल पार्ट था। अब हम एक दो क्वेश्चंस करते हैं, वो क्वेश्चंस जिनके अंदर हम कन्वर्ट करते हैं किसको? एमकेएस को सीजीएस में या सीजीएस को एमकेएस में, जो मैंने पिछली क्लास में आप लोग को सॉल्व करने के लिए भी दिए थे। उनके अलावा वो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि हमारे पास फोर्स गिवन है 1 न्यूटन। कितना फोर्स गिवन है? 1 न्यूटन। इसे हमें सीजीएस में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? सीजीएस में। इसकी यूनिट क्या होती है? सीजीएस में 9। क्या यूनिट होती है? 9। ये क्या है? एमकेएस और ये क्या है? सीजीएस। अब इसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं? कन्वर्जन करने के लिए सबसे पहले एक बेसिक सी थिंकिंग हमें दिमाग में रखनी है, क्या कि जो नॉर्मल कन्वर्जन्स होते हैं वो कैसे करते हैं। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, ये सब बेसिक आइडियाज हमें होने चाहिए। तो सबसे पहले न्यूटन फोर्स की बात, यूनिट हमने पढ़ा है, फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एमकेएस में मास की यूनिट केजी,
और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो सबको पता है। तो फोर्स कितना हो गया हमारे पास, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट जो kg हमने MKS में लिखा है वो CGS में क्या होगा, ग्राम। जो मीटर हमने लिखा है वो यहाँ पे क्या होगा, सेंटीमीटर, और सेकेंड किस में रहेगा, सेकेंड में। यानी हमें इस फोर्स को इसमें कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्जन के लिए हम सिर्फ यूनिट्स को, इनकी बेसिक जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं SI सिस्टम की, उन्हें कंपेयर करेंगे। यहाँ पे किलोग्राम है और यहाँ पे क्या है, ग्राम। तो सबसे पहला हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो इसको जब हमें कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम वी कैन राइट 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो 3 0 और 2 0 कितने हो जाएंगे मिलके, 5। तो 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10⁵ आ रहा है हमारे पास। ये जो ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या होता है, डाइन। तो 10⁵ डाइन। तो फोर्स कितना आ गया, 10⁵ डाइन। डाइन कौन सी यूनिट होती है, CGS यूनिट। ये कन्वर्जन हमें आना चाहिए। एक और देखते हैं, एक और एग्जांपल जो हमने बहुत बार पढ़ा, G, स्मॉल g, याद है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में हमने देखा था 10th में। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट इसकी वैल्यू होती है। नाउ मीटर MKS, सेकेंड MKS। तो जो हमारे पास यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, और सेकेंड स्क्वायर रह गया। तो 9.8 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी इन CGS सिस्टम। कौन से सिस्टम में आ गई है, CGS सिस्टम में। ऐसे ही अगर हमें और कोई, जैसे डेंसिटी को कन्वर्ट करना है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो जैसे हमें डेंसिटी गिवन है 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब। कौन से सिस्टम में है ये, MKS सिस्टम में। तो kg को कन्वर्ट करने के लिए ग्राम में 1000 से मल्टीप्लाई, मीटर को कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। अब क्या करेंगे, तो डेंसिटी इक्वल्स टू 1000 kg, तो 1000 इंटू 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1000 और 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर का होल क्यूब। तो डेंसिटी इक्वल्स टू आ जाएगा 1000 इंटू 1000 ग्राम अपॉन 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो सारे जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो डेंसिटी क्या आ जाएगी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये कौन सा सिस्टम में आ गई, CGS में। ये कौन सा सिस्टम में आ गई, CGS में। तो इस तरह से हम MKS को CGS में कन्वर्ट कर सकते हैं और CGS को MKS में। अब इन्हीं फॉर्मूलों को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो 1 kg इक्वल्स टू हमने पढ़ा 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम किसके इक्वल आ जाएगा, 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 10⁻³ kg। ऐसे ही 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल आ जाएगा, 10⁻² मीटर। हमें उल्टा भी चलना पड़ सकता है और सीधा भी चलना पड़ सकता है। यानी MKS को CGS में भी कन्वर्ट करना पड़ सकता है और CGS को MKS में भी कन्वर्ट करना पड़ सकता है। तो ये कन्वर्जन हमें आना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी नंबर हो, कितना भी बड़ा क्वांटिटी हो, चाहे करोड़ में ही क्यों ना हो, बट हमें कन्वर्जन आना ही चाहिए। Is that clear all of you? Now we will think about some words. Which words? That is the accuracy, precision, error, all these words. ये वर्ड्स होते क्या और कैसे इनका यूज करते हैं। अभी हमने देखा कि कैसे हम कन्वर्जन कर सकते हैं एक यूनिट के सिस्टम को दूसरे यूनिट के सिस्टम में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं वो क्या है,
सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या है? जैसे मैथमेटिक्स में कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो कितना एक्यूरेट हमारा आंसर आता है, कोरोना वैक्सीन जो बन रही है वो कितनी एक्यूरेटली इस वायरस को ख़त्म कर रही है, ये सब हमें पता होना चाहिए। एक्यूरेसी का मतलब सिंपल सा क्या है, जैसे मैंने एक पेन दिया बच्चे को जिसकी लेंथ थी 5 सेंटीमीटर, ए स्टूडेंट ने उसकी लेंथ को मेजर किया और उसका आंसर है 5.1 सेंटीमीटर, बी स्टूडेंट ने मेजर किया उसका है 5.0 और सी ने मेजर किया तो उसका आंसर है 4.95 सेंटीमीटर। अब सिंपल सा क्वेश्चन, कौन सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है? कौन सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है? पर्सन बी। जो स्टूडेंट बी था उसने एग्जैक्टली आंसर बताया, उसने क्या बताया? एग्जैक्टली आंसर। बट ए और सी भी क्या बोल सकते हैं कि सर हमारा भी तो यही आया है, कितना डिफरेंस है? थोड़ा सा डिफरेंस तो है। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि 100% रिजल्ट इज करेक्ट, जो रिजल्ट हमारा आया वो 100% क्या है? करेक्ट है। दैट इज नोन एज एक्यूरेसी। उसे क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी बोलते हैं। बट कोई भी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। एक्यूरेसी को हम इसी तरह मेजर करते हैं। अब जैसे ये पर्सन है तो इसने कहा कि सर मेरा तो 0.1 ही तो ज़्यादा है, क्या फ़र्क पड़ेगा? इसने कहा कि सर मेरा तो 0.05 ही कम आया, तो इनका जो रिजल्ट है वो क्या है? प्रिसाइज है। वी कैन से कि तीनों ने जो आंसर निकाला वो लगभग क्या था? सही था। लगभग ये आंसर क्या है? सही है। बट सबसे ज़्यादा सही किसका है? बी वाले का। बट इससे भी फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? जैसे एग्जामिनर ने इसको मार्क्स दिए 3 में से 2.5, इसको मार्क्स दिए 2 3/4 और इसको पूरे मार्क्स दे दिए 3। तो एग्जामिनर ने सिर्फ किसको चेक किया? सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन है। उन्होंने ये नहीं देखा कि प्रिसाइज कौन है। एक्यूरेट भी होना पड़ता है और प्रिसाइज भी रहना पड़ता है। कभी कभी ये एरर्स, ये गलतियाँ क्यों होती हैं? क्योंकि हमने क्या किया कि हमें पेन की लेंथ मेजर करनी थी, हमने स्केल को थोड़ा सा इससे ज़्यादा मेजर कर लिया। फिर स्केल में स्टार्टिंग में मार्जिन होता है, उस मार्जिन को हमने इंक्लूड नहीं किया या उसको एक्सक्लूड कर दिया। तो इन केसेस में ये एरर्स आ सकती हैं, हमारा रिजल्ट हो सकता है एक्यूरेट ना आए। बट जनरली प्रिसाइज वो होना चाहिए। प्रिसाइज का मतलब इट शुड बी करेक्ट फ्रॉम 95 to 100%। यानी जो आपने जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं कोई भी नेचर के साथ इंटरेक्शन के लिए, तो उसके रिजल्ट्स आने चाहिए वो 95 to 100% क्या आने चाहिए? सही आनी चाहिए। 100% एक्यूरेट आए ज़रूरी नहीं है, बट इस रेंज में तो उनके आंसर्स होने ही चाहिए। ये डिफरेंस होता है एक्यूरेसी और प्रिसाइज में। बट ऐसा हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? किसी बच्चे की आई साइट वीक होती है, कभी इंस्ट्रूमेंट ही गलत है। इंस्ट्रूमेंट ही क्या है? गलत है। जैसे घड़ी के अंदर सेल है, वो सेल ढंग से वर्क नहीं कर रहा, वो बैटरी ढंग से वर्क नहीं कर रही, तो उसमें हमारी थोड़ी ना गलती है। बैटरी ढंग से वर्क नहीं कर रही तो टाइम ढंग से नहीं पता चलेगा, और टाइम ढंग से नहीं पता चलेगा तो उसमें सर हमारी कोई गलती नहीं है, हम बोल सकते हैं। बट डजेंट मैटर, इनको कोई ध्यान नहीं रखता कि कोई भी अब बहाना बनाए। इट जनरली डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजननेस ऑफ योर डिसीजन, कि आपने क्या आंसर्स बताए और कैसे आपने डिसीजन दिया। नेक्स्ट थिंग इज दैट टुडे आई एम सेंडिंग यू द PDF ऑफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर। जस्ट रीड देम। उन PDF को रीड कीजिए, और अगर बुक्स अरेंज हो रही हैं आपसे तो आप मार्केट से बुक ले लीजिए। इन दोनों चैप्टर्स को यहाँ तक आपको रीड करना है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एरर्स, एक्यूरेसी, प्रिसीजन और डिटेल के अंदर। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।